झारखंड की राजनीति के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि ईडी के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री को सम्मन किया गया है और आज उन्हें ईडी के समक्ष पेश होना है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदेवी कुमार सोनू जी। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सोनू जी, पहला सवाल यही है मेरा कि अब महज कुछ घंटे बचे हैं, मुख्यमंत्री को आज ईडी के समक्ष पेश होना है। एक तर्क ये भी आ रहा था आपकी पार्टी के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा, कि वो आगे के लिए वक्त ले सकते हैं क्योंकि उनके 15 दिनों का शेड्यूल पूरी तरह से पैक है। क्या है इस पूरे मामले में अपडेट? देखिए, इस मामले में अपडेट तो माननीय मुख्यमंत्री ही दे पाएंगे उचित तरीके से, और जहाँ तक मुझको लगता है कि अपनी लीगल टीम से बात करके वो निर्णय करेंगे और जो विधिसम्मत होगा माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से एक्ट वही होगा। लेकिन इस बीच बहुत सारे बयान आए ईडी के सम्मान को लेकर के, बहुत सारे बयान आए और खुद मुख्यमंत्री का भी बयान आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं घबराने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन बीजेपी ये कह रही है, आप चाहे वो बाबूलाल मरांडी के बयान को देखें या रघुवर दास के बयान को देखें या बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं के बयान को देखिए, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई हो रही है ईडी के द्वारा, ये भ्रष्टाचार से सीधा जुड़ा हुआ मामला है और जो भी किरदार इसमें अभी तक ईडी के शिकंजे में है वो सब माननीय के काफ़ी करीबी थे और उसमें इनका रोल है भ्रष्टाचार में। देखिए, सरयू राय साहब का ट्वीट जो आया था उसने बहुत सारी बातों को बड़ा स्पष्ट रूप से रेखांकित कर दिया था। मैं एजेंसीज की कार्रवाई के मुद्दे पर तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने नापाक मंसूबों को जिस तरीके से लागू करने का प्रयास कर रही है वो झारखंड की जनता भी देख रही है। हम इस बात के लिए बड़े मुतमईन और इत्मीनान में हैं कि इन 22 वर्षों में, इन 2 वर्षों के शासनकाल में हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो झारखंड के मूल सवालों की तरफ ध्यान दिया गया है, झारखंड में हाथी उड़ाने के बजाय सर्वजन पेंशन योजना की बात की गई है, झारखंड में बच्चियों के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की जो घोषणा की गई है, ये तमाम चीज़ें झारखंडी मानस के तंतु को छूती हैं। 1932 का खतियान, 27% ओबीसी का आरक्षण, ये तमाम वो ज्वलंत मुद्दे थे जो इन 20-22 वर्षों के झारखंड में राख के नीचे चिंगारी की तरह उबल रहे थे। कहीं न कहीं हेमंत सोरेन की सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने इन गंभीर विषयों को सतह पर लाकर इसके समाधान की एक ईमानदार कोशिश की है और यह ईमानदार कोशिश भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ज़मीन को पूरे राज्य में खिसका रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि अगर हेमंत सोरेन का यह कार्यकाल इसी तरीके से पूरा होता है तो शायद 24 के चुनाव में 25 का जो आंकड़ा उन्हें गलती से मिल गया था ये भी नहीं मिल पाएगा। तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तौर पर भारतीय जनता पार्टी यदि अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकती है तो हेमंत सोरेन की लकीर को छोटा करने का प्रयास कर रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के जो भी बयान आ रहे हैं वो बयान इसी कड़ी का एक हिस्सा है। लेकिन सोनू जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। इस बीच जो ईडी के चार्जशीट का बार बार जिक्र किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उस चार्जशीट में 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसका वो बार बार उल्लेख कर रहे हैं, चाहे वो पंकज मिश्रा का इलीगल स्टोन माइनिंग का मामला हो, प्रेम प्रकाश के पास सीएम हाउस के जो गार्ड्स हैं उनके हथियार मिलने की बात हो, अमित अग्रवाल के पास जो है वो इलीगल माइनिंग का पैसा भेजने की बात हो, ये तमाम आरोप जो है उसके कटघरे में खुद माननीय मुख्यमंत्री हैं। देखिए, ईडी की कार्रवाई, ईडी के चार्जशीट के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जानकारी हो सकती है, हमें नहीं है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। हम लोग चीज़ों को राजनीतिक घटनाक्रमों के फलाफल के तौर पर देखते हैं। मैं ये स्पष्ट देख रहा हूँ कि एसएडी 2.0 सरकार आपके द्वारा 2.0 जो चल रहा है, इसमें पंचायतों में सर्वजन पेंशन के 10-12 आवेदन आते हैं। ये कहीं ना कहीं इस बात को लक्षित करता है कि हम लोग सैचुरेशन मोड में जा चुके हैं। अब अर्हता रखने वाले लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं हैं। मैं बस आपसे एक सवाल पूछता हूं कि 1000 रुपये की राशि सामान्य तौर पर बहुत छोटी दिखेगी, लेकिन सुदूर ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग जो अपनी अशक्तता के चलते कुछ कमा नहीं पाते हैं, सरकार अगर उनके खाते में 5वीं तारीख को 1000 रुपया भेजती है तो वास्तव में ये जनता के झारखंड की जनता जनार्दन की सेवा है और इसके इम्पैक्ट से भारतीय जनता पार्टी के लोग अछूते नहीं हैं।
उन्हें भी अपने ग्राउंड के कार्यकर्ताओं से ये फीडबैक मिल रहा है कि हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से माइक्रो लेवल पर जाकर झारखंडी जनमानस के तंतु को छूने का प्रयास किया है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का कारण मतलब होगा। आप ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी बार बार उठा रही है और जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रही है, ये मामला आपका कहना है कि ये मुद्दा के बजाय हेमंत सोरेन जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा जनता को कनेक्ट कर रहा है? देखिए, चूंकि हमारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सांप छछूंदर की है, न वो उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं। जब हम 27% आरक्षण की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होता है। जब हम 1932 के खतियान की बात करते हैं तो उनके पास सदन में बोलने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो निश्चित रूप से वो आगामी चुनाव में दो ही मुद्दों को, एक लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा करप्शन के मुद्दे को हाइप करा के घेरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार दोहरा के इस बात को कहता हूं कि हाथी उड़ाने वाले कार्यक्रमों से जनता को फ़ायदा नहीं होता है। कंबल लुधियाना से स्कूटर में ढुलवाने से जनता को फ़ायदा नहीं होता है। जनता को फ़ायदा तब होता है कि उसकी बुनियादी समस्याओं पर सरकार गंभीर रहे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, और कहीं ना कहीं यही हम लोगों ने किया है। और ग्राउंड में अगर आप जाएंगे, पंचायत में लगने वाले शिविरों में आप जाएंगे, लोग जिस उत्साह और जिस भरोसे से चल कर आते हैं, उनका भरोसा इस बात का है कि अगर हेमंत सोरेन ने पूरी सरकार को पंचायत में उतारा है तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और एसएडी के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये दर्शाते हैं कि पहले ही दिन हम लोग 50% मामलों का समाधान कर चुके होते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात से मैं और आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने ग्राउंड से जो वाइब्स हैं, ग्राउंड से जो रिक्वायरमेंट हैं, उनके आधार पर योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। हम इन पंचायतों में, शिविरों में डिमांड जनरेट करा रहे हैं कि हमारे कितने लोगों को चापाकल की आवश्यकता है, हमारे कितने लोग मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, हमारे कितने लोगों को आवास की ज़रूरत है। ये डिमांड जब जनरेट होकर आएगी और जब इसको राज्य के स्तर पर क्यूमुलेटिव हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, बना लेंगे, तब निश्चित रूप से सरकार के पास ये लक्ष्य रहेगा कि जनता किन योजनाओं को चाहती है और जिन योजनाओं को लागू करना जनता के लिए हितकर होगा। और निश्चित रूप से ये तो आपको फ़र्क दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया था। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड की आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं इसी बात से एक सवाल लेना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं कि वो कॉरपोरेट घरानों को बीजेपी की सरकार ने फ़ायदा पहुंचाया था और आपकी सरकार जनता को, लोगों को फ़ायदा पहुंचा, जनता को फ़ायदा पहुंचा रही है। बीजेपी के नेताओं के अगर आप ट्वीट्स देखें, अगर हाल के दिनों में, या उनके बयान देखें, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो ईडी ने जिन लोगों को करप्शन के मामले में, इलीगल माइनिंग्स के मामले में पकड़ा है, जो अभी जेल में हैं या इलाजरत हो रहे हैं, जेल से थ्रू रिम्स पहुंचे हैं, उन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और वो लोग अभी भी अंदर से सिस्टम को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो जांच एजेंसीज के विषय हैं, इस पर मेरा बोलना बहुत उचित नहीं है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आदरणीय सरयू राय जी पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री रहे। उनके ट्वीट्स अगर सीरीज में आप देखें तो उनके ट्वीट्स कहीं ना कहीं सारे मामले को घुमाकर 14 से 19 तक ले जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, तो उनकी एक उंगली तो ज़रूर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ है, हेमंत सोरेन की तरफ है, लेकिन उनकी 3 उंगलियां जो हैं उनके खुद की तरफ हैं। उन पर भी उनको विचार करना चाहिए कि एक उंगली तो आपने उठा ली, लेकिन वो 3 उंगलियां जो आपके लोगों की तरफ है वो कहाँ गई? तो वो तो ये कह रहे हैं कि अब बचा कुछ नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि अब आप लोगों का गर्दन जो है वो शिकंजे में फंस चुका है ईडी और जांच एजेंसियों के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के। अब कुछ नहीं हो सकता, पूरा मामला जो है जल्द उसका, ये हम कह सकते हैं, क्लोजर रिपोर्ट जो है सामने आ जाएगा। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बचा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है। राजनीतिक तौर पर उनके पास कुछ नहीं बचा है। 32 का खतियान का विरोध करके झारखंडियों का विरोध झेलेंगे, 27% आरक्षण का विरोध करके ओबीसी को झेलेंगे, सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों का विरोध करके झारखंड की जनता का आक्रोश झेलेंगे। बचा सच में कुछ नहीं है। और न बचने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग हर वो येन केन प्रक्रियन प्रयास कर रहे हैं कि जनता को भटकाया जा सके। और मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ कि झारखंड अलग राज्य का आंदोलन लगभग 75 वर्षों का था, और 75 वर्षों और उसके बाद के कालखंड के बाद ये पहली सरकार है जिसने झारखंडी तंतुओं को छुआ है।
और झारखंडी तंतुओं को जो छू रहा है उसको छूने का साहस भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर करेंगे तो बड़ा भारी नुकसान उठाएंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जब से ये सम्मन हुआ है तब से काफ़ी बेचैनी है आपके कैंप में, काफ़ी डर का माहौल है, भयभीत हैं तमाम जो नेता हैं कि कब किसके यहाँ क्या एक्शन हो जाए। डरी हुई सरकारें जनहित के फैसले नहीं करती। जनहित के फैसले करने के लिए सरकारों के मेरुदंड में ताकत होनी चाहिए। जनता के सवालों में पत्रकार से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक के आंखों में आंखें डालकर यह कहने का साहस होना चाहिए कि अगर ये पॉलिसी या ये निर्णय है तो ये निर्णय जनता के हित का है और हेमंत सोरेन की सरकार इसको लागू करेगी। संसाधन कहाँ से आएंगे वो राज्य सरकार का देखना काम है। राज्य सरकार ने संसाधनों को देखा, आप शुरुआत से देख लेना। मैनिफेस्टो में जिन जिन बातों का हम लोगों ने जिक्र किया था वो तमाम बातों को हम लोग पूरा करने में लगे हुए हैं। ओपीएस हमारा एजेंडा था। 2019 में किसी राजनीतिक दल ने सबसे पहले ओपीएस को लागू करने की बात की थी, हमने किया। संविदा संवाद में संविदा कर्मियों को सम्मानजनक सॉल्यूशन देने का जिम्मा हम लोगों ने लिया था। हमने पारा टीचर हो, आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका हो, मनरेगा कर्मी हो, तमाम लोगों को किया। तो मैं बार बार आपसे ये बोल रहा हूँ कि वो जब बोलते हैं कि उनके बचा कुछ नहीं, तो वास्तव में उनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं बचे हैं जनता के बीच जाने के। ये जाकर क्या करेंगे? मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के मुद्दों से जनता आज ही जा चुकी है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से लेकर गैस सिलेंडर की महंगाई को कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो भाजपा के केंद्रीय नेता सिलेंडर सिर पर रख के नाचा करते थे, आज वो लोग गायब हो गए। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि झारखंड की डेमोग्राफी, झारखंड की लड़ने की इंस्टिंक्ट, एक सबसे लंबे आंदोलन के बाद अलग राज्य का गठन, ये झारखंडियों के डीएनए में है। और झारखंडी अपने हक के लिए लड़ते हैं और लड़कर हासिल भी करते हैं। चलिए चलते थे एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप लोग लगातार इसको लेकर के बयान दे रहे हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या वाकई में हेमंत सोरेन डरे हुए हैं या फिर वो कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी सरकार को 2024 तक आराम से निकाल लेंगे? देखिए, विपक्ष को चेहरा डरा हुआ दिखता हो, लेकिन झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन में एक सेवियर दिखता है। और आप 24 की बात करते हैं, मैं तो यह कहता हूं कि 24 में शायद 25 के आंकड़े तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो जाएगी। और यही वो डर है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना हाइपर एक्टिव किए हुए है। लेकिन हो क्या रहा है, आप नाम मैं नहीं लूँगा, आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ट्वीट्स को या फेसबुक पर उनके किए गए पोस्ट को एक बार पढ़ के देख लें। उसके कमेंट सेक्शन में, उस कमेंट सेक्शन में झारखंड की जनता की मानसिकता स्पष्ट उभर कर चली आती है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की और बौखलाहट का कारण है कि जिस एंटी इनकम्बेंसी के सहारे 24 में हेमंत सरकार को हटाने के वो ख्वाब देख रहे थे, अब उनको ये दिख रहा है कि झारखंड की जनता के अपार जन समर्थन से 24 में भी उनका ये सपना साकार नहीं हो पाएगा। और मैं पुनः दोहरा कर आपको बोलता हूँ कि जनता के हित के निर्णय करने के लिए आत्मबल चाहिए, और वो आत्मबल संघर्षों से, आंदोलनों से उपजी इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता से लेकर, नेता से लेकर मंत्री के बीच में है। और वो आत्मबल निश्चित रूप से हमें हमारे लोगों के बीच में और लोकप्रिय बना रहा है। और जितनी भी कार्रवाइयाँ ये कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, जनता इस बात को मान रही है कि चूंकि हेमंत सोरेन बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए उनके बेहतर कामों को रोकने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सोनू जी, क्योंकि आप लोगों ने तो अपना आखिरी दाव एक तरह से चल दिया है, ब्रह्मास्त्र कि विशेष सत्र कॉल कर लिया स्थानीय नीति के मुद्दे पर, लेकिन बीजेपी के पास एक ट्रम्प कार्ड अभी भी बचा हुआ है। आप लोग इधर ईडी में इंगेज हैं। इस बीच खबर आ रही है कि राजभवन में कभी किसी भी वक्त सेकंड ओपिनियन जो है चुनाव आयोग से पहुंच जाएगा। कितने तैयार है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, एक चक्रव्यूह जो विरोधी पार्टियों के द्वारा आप लोग कह रहे हैं कि रचा गया है, एक चक्रव्यूह आप लोगों ने रचा है। किसका चक्रव्यूह किस पे भारी पड़ेगा? देखिए, मेरा एक बात का मानना है कि किसी भी एक्ट का इंटेंशन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक्ट का इंटेंशन जनता को भी दिखता है। 88 डिसमिल के माइनिंग लीज पर सस्ता खारिज करने के मुद्दे अगर माननीय राज्यपाल इतने 4 महीनों से दबा कर बैठे हैं, तो वो भी पिछले साल वाला दिवाली का बम जैसा मसला दिखता है।
अगर फूटने की क्षमता होती तो उसी समय फूट गया होता। अब रह गया सवाल इस बात का, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने ब्रह्मास्त्र चल दिया। हमने ब्रह्मास्त्र नहीं चला, हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों के 80% हिस्सों को पूरा किया है और नवंबर के बाद सरकार को जनता तक, पदाधिकारियों को जनता तक ले जाने की हमारी कवायद जारी रहेगी। और जो आबुआ दिशम आबुआ राइज का सपना आंदोलन के दिनों में हम लोगों ने देखा था कि हमारा राज्य और हमारी सरकार ये चरितार्थ होगा, और जब ये चरितार्थ होगा तो इनकी बेचैनी और बढ़ेगी। चलिए, ये थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और विधायक सुदेवी कुमार सोनू। इतना तो साफ है कि झारखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, और फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आज मुख्यमंत्री रायपुर जाते हैं या फिर ईडी के कार्यालय में पेश होते हैं। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची।